सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, सर्दियों का खूबसूरत मौसम, रबी फसलों की आई हुई है बहार और आप भी अपनी फसलों की देखभाल करने के लिए हमेशा रहते हैं तैयार। और हम आते हैं आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां लेकर। तो आज के इस अंक में मंडी भाव और मौसम संबंधी जानकारी तो होगी ही, साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि गेहूं की पछेती फसल की किस प्रकार से आप देखभाल करें। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। रबर की कीमतों में गिरावट, रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की उम्मीद, चीनी उत्पादन में गिरावट। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं रेखा चौधरी और अब खबरें विस्तार से। आयात शुल्क में इजाफा करने के बावजूद प्राकृतिक रबर की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। RSS 4 की कीमतों में पिछले 2 हफ्तों के दौरान 7% से ज्यादा गिरावट आई है। आयात शुल्क में इजाफे के बाद भी थम नहीं रही रबर की कीमतों में गिरावट। बेंचमार्क ग्रेड RSS 4 की कीमत 150 रुपये प्रति किलोग्राम तक गिर गई, जबकि RSS 5 143.5 रुपये तक आ गया। RSS 4 की कीमतों में पिछले 2 हफ्तों के दौरान 7% से ज्यादा गिरावट आई है। आयात शुल्क की घोषणा के बाद कीमतें कुछ समय के लिए चढ़ी। इस महीने के शुरू में RSS 4 की कीमत 162 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। बैंकॉक के बाजारों में रबर की कीमत 144 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। एक रिपोर्ट के अनुसार कीमतों में आई गिरावट कुछ बड़े कारोबारियों की रणनीति की वजह से आई है। कृषि मंत्री शरद पवार के अनुसार इस साल देश का खाद्यान्न उत्पादन 25.92 करोड़ टन के पिछले रिकॉर्ड स्तर को भी पार कर जाने का अनुमान है। इस वर्ष देश में खाद्यान्न उत्पादन पिछले वर्ष के रिकॉर्ड उत्पादन को पार करने की उम्मीद है। पिछले वर्ष खाद्यान्न उत्पादन 25.92 करोड़ टन था। सूत्रों के अनुसार फरवरी में दूसरे अनुमान तक हम सर्वकालिक रिकॉर्ड उत्पादन की ओर बढ़ रहे होंगे। गेहूं जैसी रबी की फसलों की बुआई के संबंध में आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक हैं। देश के 2011-12 फसल वर्ष में 25.92 करोड़ टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन दर्ज किया गया था। हालांकि देश के कुछ भागों में सूखा पड़ने से 2012-13 में उत्पादन में मामूली गिरावट के साथ 25.53 करोड़ टन रह गया था। इस साल अच्छे मॉनसून के समय से आने व बराबर वर्षा होते रहने से कृषि क्षेत्र के लिए काफी अनुकूल साबित हुआ है। ऐसे में आने वाले साल में भी उम्मीदें बरकरार रहेंगी। भारत में चीनी उत्पादन चालू पेराई सीजन के पहले 8 सप्ताह में 21% गिरा है। इसकी वजह पेराई के चालू होने की अप्रत्याशित देरी है। गन्ने की कीमतों को लेकर सरकार और चीनी मिलों के बीच अनबन के चलते पेराई करीब 3 सप्ताह देर से शुरू हुई, जिसके कारण चीनी उत्पादन पहले 8 सप्ताह में 21% गिरा है। इस साल 15 जनवरी तक चीनी का कुल उत्पादन 85.5 लाख टन हुआ है, जबकि पिछले साल की इस अवधि में 108 लाख टन था। वहीं 15 जनवरी 2013 तक 505 मिलों ने पेराई चालू कर दी थी, जबकि पिछले साल इस समय तक 484 मिलें चालू थीं। इस साल पिछले साल की तुलना में 8 मिलें महाराष्ट्र में व 6 मिलें तमिलनाडु में अभी चालू होनी है। महाराष्ट्र में करीब 155 मिलों में लगभग 2.94 करोड़ टन गन्ने की पेराई की है। राज्य में पिछले साल अब तक 163 चीनी मिलें चालू हो चुकी थीं, जिन्होंने 3.57 करोड़ टन गन्ने की पेराई कर 3.77 करोड़ टन चीनी उत्पादित की थी। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा एक पशु मेले का आयोजन कर रहा है। किसान भाई इस मेले में बेहतरीन किस्म की नस्लों की प्रदर्शनी देख सकते हैं। पिछले अनेक वर्षों से ये मेला किसानों के बीच लगातार लोकप्रिय हो रहा है। इस बार ये मेला हिसार के केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में 1 फरवरी 2014 को हो रहा है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश दुनिया भर में दूध उत्पादन में अव्वल नंबर पर है और इस दूध उत्पादन में 50% से भी ज़्यादा, आधे से भी अधिक योगदान है भैंस का। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारी मुर्रा भैंस विश्व में ख्याति प्राप्त है उसको, क्योंकि वो उससे अच्छी कोई भी नस्ल नहीं है।
और उस नस्ल के अच्छे पशुओं को पालने वाले किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में हर वर्ष की भांति इस साल भी 1 फरवरी को भैंस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपको उत्तम नस्ल के भैंस, कटड़ियाँ, झोटे इत्यादि देखने को मिलेंगे, जिसमें एक किसान गोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। इसलिए आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। मौसम में भले ही ठिठुरन है, मगर यह फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी और मौसम के अनुसार किसानों के लिए कृषि सलाह भी। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटों में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में बर्फबारी हो सकती है। अगले 24 घंटों में मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, विदर्भ तथा आंतरिक कर्नाटक में बारिश होने की संभावना है। अगले 48 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी तमिलनाडु तथा केरल में बारिश हो सकती है। अच्छा उत्पादन लेने के लिए अनुकूल मौसम का होना बहुत ही आवश्यक है। ये रबी का मौसम है, थोड़ा ठंडी का मौसम है। हमारी जो फसलें हैं, जैसे चने की फसल है, सरसों की फसल है, गेहूं की फसल है, ये फसलें हमारी खेतों में लगी हुई हैं और ठंडा मौसम होने से पाले का काफ़ी प्रकोप इस टाइम हो सकता है। तो किसान भाई पाले से कैसे अपनी फसलों को बचाएं, इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। क्योंकि पाले में क्या होता है कि बहुत ठंडा हो जाता है और पौधे के अंदर जो पानी है वो बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। इससे पौधे में इंजरी होती है और पौधा मर जाता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपने जितने खेत हैं उसको शाम के टाइम एक हल्की सिंचाई करें, या अगर आपके पास कोई दुकान इस तरह की हो जहाँ से केमिकल या फर्टिलाइज़र आप खरीदते हो, वहाँ से थायो यूरिया ले लीजिएगा और उसको 500 ppm का घोल बना के उसको छिड़काव करिएगा। 500 ppm से मेरा मतलब है कि आप 500 ग्राम थायो यूरिया ले लें और उसको 1000 लीटर में सॉल्यूशन बना लें और शाम के टाइम उसका छिड़काव कर दें। या सल्फ्यूरिक एसिड का भी आप छिड़काव कर सकते हैं, वो 0.1% का होना चाहिए। मतलब कि 1 लीटर आप जो सल्फ्यूरिक एसिड लें उसको 1000 लीटर पानी में उसका घोल बना लें। तो बहुत ही सावधानी के साथ इसका छिड़काव करिएगा। अगर आपको थायो यूरिया या सल्फ्यूरिक एसिड न मिलता हो तो आप गंधक का भी छिड़काव कर सकते हैं, या कुछ भी न मिले तो आपके पास जो मशीन, जो दवाई छिड़कने की मशीन है, उससे आप जो पानी का छिड़काव करें, उससे भी आपकी फसलों में काफ़ी बचाव होगा। शाम के टाइम एक थोड़ी हल्की सिंचाई कर दीजिएगा, इससे आपका बचाव होगा। और जो नर्सरी आपकी लगी हुई हैं, जो कि बहुत ही नाजुक पौधे होते हैं, उनको शाम के टाइम आप पॉलीथीन से या कोई और मटेरियल हो आपके पास, उससे शाम को ढक दीजिएगा और सुबह को हटा दीजिएगा। इससे जो आपकी अच्छी नर्सरी रहेगी और नर्सरी बची रहेगी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आइए अब देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों की जानकारी लेते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत का सही दाम दिलवाएगी। आइए एक नजर डालते हैं खरीफ फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। धान कॉमन 1310 रुपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 1345 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड 1500 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार मलडंडी 1520 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 1250 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 1310 रुपए प्रति क्विंटल, रागी 1500 रुपए प्रति क्विंटल, अरहर 4300 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग दाल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द
4,300 रुपए प्रति क्विंटल। कपास मध्यम स्टेपल 3,700 रुपए प्रति क्विंटल। कपास लंबा स्टेपल 4,000 रुपए प्रति क्विंटल। मूंगफली 4,000 रुपए प्रति क्विंटल। सूरजमुखी 3,700 रुपए प्रति क्विंटल। सोयाबीन काली 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। सोयाबीन पीली 2,560 रुपए प्रति क्विंटल। तिल 4,500 रुपए प्रति क्विंटल। राम तिल 3,500 रुपए प्रति क्विंटल। अन्य फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक नजर। नारियल मिलिंग 5,250 रुपए प्रति क्विंटल। नारियल कोपरा बॉल 5,500 रुपए प्रति क्विंटल। सूखा नारियल 1,425 रुपए प्रति क्विंटल। जूट 2,300 रुपए प्रति क्विंटल और गन्ना 210 रुपए प्रति क्विंटल। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान भाइयों, जिस प्रकार से गेहूं हमारी रबी फसलों में प्रमुख है, उसी प्रकार से चना और सरसों भी हमारी प्रमुख फसलों में आती हैं। और जो किसान भाई बहन इन फसलों की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कृषि क्रियाएं ऐसी कौन कौन सी हैं जिससे कि आपको इन फसलों से अधिक गुणवत्ता वाला उत्पाद मिले और आप कमाएं अधिक से अधिक लाभ भी, इस बारे में और विस्तृत जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दिनेश कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश एक खेतीहर देश है और खेतीहर देश होने के नाते हम समय समय पर फसलों के प्रबंधन की बात करते हैं, फसलों के उत्पादन की बात करते हैं। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे पछेती गेहूं के प्रबंधन के बारे में। इन सब की जानकारी के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश कुमार। डॉक्टर साहब, गेहूं की पछेती बुआई में जल प्रबंधन कैसे किया जाए? देखिए, पानी का प्रबंधन पछेती गेहूं में बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी बढ़वार वैसे भी कम होती है और आमतौर पर बुआई के 20 से 25 दिन बाद पहला पानी लगाया जाता है। उस अवस्था को हम ताजमूल अवस्था या अंग्रेजी में क्राउन रूट इनिशिएशन कहते हैं, या छत्रक जड़ें निकलती हैं। अगर इस समय हमारे खेत में नमी की कमी होगी तो उसमें जड़ें कम बनेंगी और जो कल्ले हैं, कल्ले कम निकलते हैं। इसलिए पहला पानी 20 से 25 दिन पे ज़रूरी है। हमारे देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जैसे मध्य प्रदेश है, बिहार है या छत्तीसगढ़ वगैरह हैं, जहाँ पे गेहूं में पानी की सीमित उपलब्धता होती है। ऐसी दशा में हमें सिंचाई की संख्या के आधार पर कितना पानी हमारे पास है उसके आधार पर हम फसल को पानी लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पानी है तो वो पानी हम क्राउन रूट इनिशिएशन यानी छत्रक मूल जब बनती हैं 20 से 25 दिन बाद लगाएं। अगर हमारे पास 2 पानी है, मान लीजिए 2 ही लगा सकते हैं पूरी फसल में, तो पहला पानी 20 से 25 दिन बाद, जैसे बताया छत्रक जड़ निकलते समय, और दूसरा पानी पुष्पावस्था जब फूल निकलते हैं उसमें, जो अवस्था 80 से 85 दिन बाद आती है बुआई के। तो इस प्रकार 2 पानी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब कुछ किसान ऐसे भी होंगे जिनके पास 3 पानी लगाने की सुविधा है, तो उसमें पहला पानी 20 से 25 दिन बाद और दूसरा पानी 60 से 65 दिन बाद। उस समय हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें गांठें बन चुकी होती हैं और जो गेहूं की बाली है वो सबसे ऊपर की पत्ती में बंद होती है, थोड़ी मोटी फूली हुई सी दिखाई देती है। उस अवस्था पर दूसरा पानी लगाएं और तीसरा पानी जब उसमें दूध बन रहा होता है दानों में, तब ज़रूरी होता है। और दूध बनने की यह अवस्था करीब 100 से 105 दिन बाद आती है बुआई के। डॉक्टर साहब, फसलों में पोषक तत्वों के प्रबंधन की बहुत आवश्यकता होती है, तो हमारे वो किसान भाई जिन्होंने पछेती गेहूं की बुआई करी हुई है, वो किस तरीके से गेहूं में पोषक तत्वों का प्रबंधन करें? गेहूं की फसल में, पछेती फसल में किसानों का ये मानना है कि ये फसल हमारी देर से बोई गई है तो इसमें हम खाद और उर्वरकों का अधिक प्रयोग करें, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें उल्टा है, इसमें आपको कम मात्रा में उर्वरक डालने हैं क्योंकि फसल की जो अवधि है वो कम हो जाती है इसमें। तो उस आधार पर हम पोषक तत्व देते हैं। जैसे नाइट्रोजन का प्रयोग हम 80 से 100 किलोग्राम संस्तुत करते हैं और फास्फोरस 40 किलोग्राम और पोटाश 30 से 40 किलोग्राम। तो फास्फोरस और पोटाश और आधी नाइट्रोजन की मात्रा आपने बुआई के समय प्रयोग कर ली होगी। जो बाकी नाइट्रोजन की आधी मात्रा है जो कि 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, उसका प्रयोग आप पहली सिंचाई के बाद करें। यानी पहली सिंचाई करने के 3-4 दिन बाद जब उसमें पैर ना धंसे, आपका पैर बर्दाश्त कर ले मिट्टी, तब उसमें उसकी छिड़काव कर दें। साथ साथ
कई बार जिंक की कमी आती है, और ख़ास करके उन क्षेत्रों में जहाँ पर हम धान और गेहूँ फसल चक्र अपनाते हैं, उसमें अगर हमने धान की फसल में जिंक का प्रयोग नहीं किया है, मिट्टी में नहीं डाला है, तो गेहूं की फसल में उसकी कमी महसूस की जा सकती है, और साथ ही गेहूं में भी नहीं डाला आपने तो और ज़्यादा कमी हो सकती है। तो इन दशाओं में हमें जिंक की कमी के लक्षण पहले पहचानने अपनी फसल में। उसके लिए हमें देखना होगा कि क्या हमारे पौधों की बढ़वार रुक रही है, क्या हमारे पौधे की बीज जो पत्ती के बीच का हिस्सा है उसमें कहीं पीलापन या हरापन, हल्का हरापन तो नहीं आ गया है। और कई बार ये हमारी पत्तियां सूखने लगती हैं, अगर जिंक की कमी है तो पत्तियां सूख जाती हैं, पौधे की बढ़वार रुक जाती है। उस दशा में हम छिड़काव संस्तुत करते हैं। जिंक सल्फेट 0.5%, आधा प्रतिशत जिंक सल्फेट का घोल बना लें और उसका प्रयोग करें। इसके लिए आप 400 लीटर पानी लें, 400 लीटर पानी में 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जिसमें 21% जिंक होता है वो लें, और 1.5 किलोग्राम बिना बुझा हुआ चूना लें। इन दोनों का घोल मिला के आप छिड़कें, और ये छिड़काव 2 बार किया जा सकता है। कल्ले बनते समय करें, फिर उसके बाद फूल आने के पहले की अवस्था पर 2 छिड़काव जिंक के करें, तो आपको जिंक की कमी दूर हो सकती है फसल में। डॉक्टर साहब, जब फसल खड़ी होती है खेतों में तो उनमें खरपतवार भी होते हैं, तो पछेती गेहूं में किस तरीके से खरपतवार नियंत्रण किया जाए? जो पछेती गेहूं है, पछेती गेहूं में खरपतवार मुख्य रूप से जैसे गुल्ली डंडा है, जई है, जंगली जई आती है, इसमें कृष्ण नील आ सकती है, कटेली है, हिरनखुरी है, तमाम तरह के चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले दोनों तरह के खरपतवार आते हैं। जिन किसानों ने शुरू में पेंडिमिथालिन नाम की दवाई आती है जो बुआई के 2-3 दिन के अंदर अंदर लगानी होती है, अगर पेंडिमिथालिन का 1 लीटर सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर के हिसाब से करीब 300 लीटर पानी में घोल के प्रयोग कर लिया है, तब तो उनके खरपतवार नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो प्रयोग नहीं किया है, आप खरपतवार आ गए हैं आपके गेहूं में, तो आपको निकाई गुड़ाई खुरपी से या कसोले से कर सकते हैं। अगर कहीं कहीं पर श्रमिकों की कमी है, उस दशा में हमारे शाकनाशी या खरपतवार नाशियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप 20 से 25 ग्राम सल्फोसल्फ्यूरान और 4 ग्राम मेट सल्फ्यूरान, ध्यान रखें ये मात्रा बहुत कम है, 20 से 25 ग्राम सल्फोसल्फ्यूरान और 4 ग्राम मेट सल्फ्यूरान, ये दवाई लें और 300 लीटर पानी में घोल बना लें, और बुआई के 30 से 35 दिन के बीच में इसका प्रयोग करें। तो आप पाएंगे कि चौड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले, घास फूल के सारे खरपतवार गेहूं से नष्ट हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे जैसे हमारी फसल बढ़ती है उनमें अंकुरण होने लगता है तो उसमें दीमक जैसी समस्याएं हो जाती हैं, तो किस तरीके से पछेती गेहूं में दीमक का नियंत्रण किया जाए, ये बताइए। कई बार जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें दीमक भी नुकसान करती है। दीमक भूमि की सतह से हमारे पौधों को काट देती है और उससे फसल को काफ़ी नुकसान होता है। इसकी रोकथाम ज़रूरी होती है। इसके लिए आप क्लोरपायरिफास नाम की दवाई लें जिसकी 3 लीटर मात्रा सक्रिय तत्व 300 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका छिड़काव करें। अगर ये दवाई नहीं है तो दूसरी दवाई है इमिडाक्लोप्रिड, इसकी 1 लीटर मात्रा सक्रिय तत्व की लें और 300 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव कर दें तो दीमक का नियंत्रण हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, डॉक्टर दिनेश ने जो आपको जानकारी दी, हमें उम्मीद है कि इनकी जानकारी से आप पूरा फ़ायदा उठाएंगे, जिससे आपकी फसल भी अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा, और उत्पादन अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि आप खुश भी होंगे, और यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। हम सभी किसान भाइयों को कीटनाशकों, उर्वरकों व अन्य संबंधित उपकरणों के इस्तेमाल करने से संबंधित जानकारियों के साथ साथ कुछ सावधानियां बरतने संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे, अन्यथा कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम कीटनाशकों और संबंधित उपकरणों का उचित ढंग से इस्तेमाल करें और अधिकतम लाभ के हकदार बने। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ हिदायतों का पालन करें, जैसे कि कीटनाशक को खरीदते समय उसकी असली पैकिंग और उस पर लिखी एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य कर लें। कीटनाशकों और खाद्य वस्तुओं का साथ साथ परिवहन ना करें और ना ही उन्हें एक स्थान पर साथ साथ रखें। कीटनाशक को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर या फिर पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। कीटनाशक लाने ले जाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को पानी से अच्छी तरह अवश्य धोएं, अन्यथा उसमें रखी जाने वाली वस्तुएं भी खराब हो सकती हैं। साथ ही इस वाहन का उपयोग अन्य खाद्य वस्तुओं के रखने के लिए ना करें।
अन्यथा इसके विषैले प्रभाव के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कभी कभी तो इस कारण मृत्यु भी हो सकती है। इस बात को हमेशा याद रखें कि कीटनाशक को घर से दूर स्टोर करें और उस जगह को ताला लगाकर रखें जहां कीटनाशक रखा गया है। कीटनाशक का इस्तेमाल करने से पहले उसके डिब्बे पर संलग्न पत्रक पर लिखी जानकारी अवश्य पढ़ें और इसकी उचित खुराक का ही इस्तेमाल करें। ये भी जरूरी है कि हम कीटनाशक की उचित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसकी कम या ज्यादा मात्रा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। कीटनाशकों का घोल तैयार करते समय व उनके छिड़काव के समय हमेशा याद रखें कि बच्चे और जानवर इसकी पहुंच से दूर रहें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। कीटनाशक घोल बनाने के बाद इसका इस्तेमाल शीघ्र कर लें, अन्यथा इसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उपयुक्त उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। कीटनाशक की मशीन व अन्य उपकरणों की जांच करने के बाद ही कीटनाशक का छिड़काव करें और साथ ही अपने शरीर को कपड़ों से जरूर कवर कर लें। कीटनाशक को स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे कि दस्ताने, फेस मास्क, एप्रन आदि। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कीटनाशक का छिड़काव बरसात आने की संभावना के समय या बरसात के एकदम बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक का असर इन दिनों में ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। कीटनाशक के छिड़काव के समय खान पान ना करें और ना ही धूम्रपान का प्रयोग करें, अन्यथा कीटनाशक आपके शरीर के अंदर पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा कीटनाशक का छिड़काव करते समय खाने की चीजें खेत पर ना रखें, अन्यथा कीटनाशक के प्रयोग से खाद्य वस्तुएं भी विषैली हो सकती हैं, जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। यदि कीटनाशक का छिड़काव करते समय इसके जहर के संकेत शरीर पर दिखने लगे तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के जरिए इसका निदान कराएं और जांच कराते समय डॉक्टर को खाली कीटनाशक के डिब्बे को अवश्य दिखाएं, ताकि उसके प्रभाव का उचित ढंग से निदान किया जा सके। कीटनाशक का छिड़काव की गई भूमि पर चेतावनी के संकेत अवश्य लगाएं, ताकि संभावित दुष्प्रभाव से बचा जा सके। कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद डिब्बे को तोड़कर बंजर भूमि में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें या फिर नष्ट कर दें। कीटनाशक का उपयोग करने के उपरांत व भोजन करने से पहले हाथ और मुंह साबुन से अवश्य धोएं। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो कीटनाशक हमारी त्वचा और शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और शरीर में प्रवेश करने से सांस लेने की समस्या के साथ साथ शरीर के अंदर भी कई प्रकार के विकार हो सकते हैं। जी हाँ, यदि हम खेती बाड़ी करते समय सही व उचित मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग बचाव के तरीकों को अपनाते हुए करेंगे तो न केवल हम अपनी पैदावार बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे, बल्कि विकास और खुशहाली लाने में भी कामयाब हो जाएंगे। और ये सब संभव होने लगेगा यदि हम सभी कृषि की छोटी छोटी लेकिन उपयोगी नीतियों और पद्धतियों का इस्तेमाल आधुनिक ढंग से करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, कृषि उपज बढ़ाने के लिए उचित जानकारी के साथ चलने में ही समझदारी है। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे कार्यक्रम का पता तो नोट कर ही लिया होगा। तो कृषि दर्शन कार्यक्रम से जुड़ी यदि आपकी कोई भी समस्या है या जिज्ञासा है या कोई भी सुझाव भी देना चाहते हैं तो सीधे हमें इस पते पर लिख भेजिए। आज के कृषि दर्शन के अंक को हम यही समाप्त करते हैं। आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे ढेर सारी कृषि जगत से जुड़ी हुई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।